तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलदार बागों से कैसे लें अधिक फलोत्पादन? सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करके कमाएं अच्छी आय। खेती में बागवानी तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। राज्य के जिन किसानों ने फलदार बाग लगा रखे हैं, उन किसानों को अपने बाग से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए समय समय पर कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो आप अपने फलदार बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। अक्सर किसान भाइयों के साथ में समस्या आती है कि बाग बगीचा लगा तो लेते हैं लेकिन उनमें फल नहीं बन पाते हैं अथवा कई तरह की समस्याएं देखने को आती है। तो पुष्प न बनने का किसान भाइयों सबसे मुख्य कारण होता है कि हमने सही प्रजाति अथवा सही किस्म का हमने चयन नहीं किया हो, अथवा जो हमने जो पौधा लगाया था उस पौधे का जो मूलवंत वाला भाग फूट गया हो, उसमें जो अपना जो साइन वाला जो भाग था वो खत्म हो गया हो किसी कारणवश से। तो हमें इसके लिए जरूरी होता है कि हमें सही किस्म का चुनाव करना होता है। दूसरी बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, क्योंकि जब भी हम बाग बगीचा लगाते हैं तो जितनी भी कीट बीमारियों की जो समस्या आती है वो हमें खरपतवार का प्रबंधन नहीं किया है तो उसके कारण ये ज्यादा आती है। तो हमें जरूरी होता है कि जब भी खरपतवार उग रही है तो उसको प्रारंभिक अवस्था में हम निराई गुड़ाई के द्वारा समाप्त कर देवें, अथवा आजकल जो हस्त चलित जो ट्रैक्टर भी आने लगे तो हम बगीचे में पौधे के जो कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी के अनुसार हम उसमें ट्रैक्टर चलित हम हल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो प्रारंभिक स्तर पे, क्योंकि जो खरपतवार है वो नमी का शोषण तो करते ही करते हैं, साथ ही पौधे से हमें जो खाद एवं उर्वरक के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। नए लगाए गए पौधों में पानी की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसान करते हैं, अतः जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। पानी की जरूरत भूमि के प्रकार और मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। पहली सिंचाई यदि वर्षा न हो तो पौधे लगाने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें और बारिश की अधिकता होने पर खेतों में जल भराव की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। पानी की काफी ज्यादा आजकल कमी होती जा रही है, तो इसके लिए जरूरी होता है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली हमें अपनानी है। साथ ही जब पुष्प प्रारंभ हो जाते हैं किसी भी फलदार पौधे में तो पुष्प बनते समय हमें पानी नहीं लगाना चाहिए अथवा सिंचाई हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम उसमें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो खाद एवं उर्वरक प्रबंधन हम उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कभी भी जो भी हम बाग बगीचा लगा रहे हैं लगाने से पूर्व और उसके लगाने के लगभग 2 साल बाद भी हमें उसके मिट्टी एवं पानी की हमेशा हमें जांच करवानी होती है। तो जब भी हम जो भी अपना नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है अथवा कृषि विभाग, वहाँ पर जो सोइल टेस्टिंग के लिए लैब बनी हुई होती है, आजकल सरकार ने हर जगह हर जिले में
जो टेस्टिंग के लिए लेब भी बना दी है, तो आप वहां पर मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। मिट्टी की जांच के अनुसार ही हमें खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी हम खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हमें प्रतिवर्ष लगभग एक मोटे तौर पे हम कहें तो 20 से 30 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबरी खाद हमें डालनी चाहिए। साथ ही यदि पौधा छोटा है तो हमें लगभग 100 ग्राम यूरिया, लगभग 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास हमें डालनी चाहिए। जब पौधे की आयु के अनुसार हम ये मात्रा है वो बढ़ाते रहते हैं, यानी 5 साल का पौधा है तो लगभग हम 100 किलोग्राम गोबरी खाद, लगभग आधा किलोग्राम यूरिया, लगभग 400 ग्राम के आसपास फास्फोरस एवं पोटास। इनके साथ ही जरूरी होता है कि हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है जितना मुख्य पोषक तत्वों का। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं तो खासकर जिंक और बोरोन, क्योंकि नींबू के फल है अथवा अपना अमरूद वगैरह है, दूसरे तरह के फलदार पौधे भी है, उनमें हमें जिंक और बोरोन का लगभग 0.2% का हमें स्प्रे भी करना चाहिए। जो हम खाद एवं उर्वरक डाल रहे हैं ये जब पुष्प आने से पूर्व अथवा फल बनने के बाद में हम 2 बार या इसको 3 बार भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। सफेद चूड़ी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यदि मौसम बदलने वाला हो या बरसात हो रही हो तो यह रोग प्रायः देखने को मिलता है। इस रोग के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधों पर 5% गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त 500 लीटर पानी में 250 ग्राम केराथेन घोलकर छिड़काव करने से भी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बात करते हैं फल बागों में कीटों की, तो हापर कीट का प्रकोप इस समय होता है। यह कीट मुलायम पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। यदि हमने ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम आपने जो भी बगीचा लगा रखा है उन बगीचे से हम अच्छी पैदावार ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह मौत मामले में सीएम गहलोत ने किया प्रहलाद के परिजनों की मदद का ऐलान। 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी की घोषणा की। वहीं फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा केस। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना के लाभ को लेकर काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न माध्यमों से अपनी मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर कर्मचारियों ने क्रमिक अनशन शुरू किया। सिरोही में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पहल की है। एसपी ने एंटी रोमियो दल का गठन किया है। ये गठन महिला पुलिस दल अपनी स्कूटी पर सिरोही के सार्वजनिक स्थान और सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय के पास घूमने वाले संदिग्ध ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत सी नर्सरी देखी होंगी जहां पर रंग बिरंगे फूल, शोभाकारी पौधे और कई प्रकार के फलों के पौधे भी देखने को मिलते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है। आप इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय की खासियत ये है कि इसे कम लागत और कम जगह में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पौधों की नर्सरी के व्यवसाय के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह से। तो हम बात करें व्यवसाय की, तो नर्सरी को हम जैसे पौधे तैयार करके बेचने के लिए जो एक स्थान पे पौधे तैयार करके बेचते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। इसके लिए हमको पता करना होगा पहले, जैसे कोई भी युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके।
आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है। उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें। तो नर्सरी व्यवसाय के लिए आप एक छोटा सा एरिया जो हो आपके पास, उसमें मदर ब्लॉक तैयार कर लें। मदर ब्लॉक जिस स्पीसीज का आपको तैयार करना है, जैसे फल का करना है, वो जिस भी फल का तैयार करना है उसका एक मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसका मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप उससे आप कटिंग या प्रवर्धन लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रह सकते हैं। उसके अलावा आप एक छोटा सा जो नेट है, शेड नेट हाउस है या पॉली हाउस बना लें। उसी नर्सरी के अंदर जो पौधे ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते उनको उसके अंदर उगा सकते हैं, और जो डायरेक्ट धूप में उगा सकते हैं उनको आप डायरेक्ट नर्सरी बनाकर या ट्रेंच बनाकर उनको तैयार कर सकते हैं। अब ये तैयार करने की विधि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है। जैसे आपका FIM है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सॉइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं, या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं, या मिट्टी के गमले उससे तैयार कर सकते हैं, या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया, और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू, या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं, तो ये हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नर्सरी व्यवसाय में जाना होगा। जैसे कि किसी पौधे में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, किसी में कटिंग द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स के पौधों में डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोगेशन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन, ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है, और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है। ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, और कंटिन्यूस आपका आजकल जो देख रहे हैं कि पौधों का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ऑर्नामेंटल जो आपका एयर प्यूरीफायर, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है, और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बड़ी, रेपिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं, और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल्स की जो ऑर्नामेंटल उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका उसमें क्राइसेंथेमम का गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीजन होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने जो गर्मी का समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। ये पौधे से अब क्या करना है, टर्मिनल कटिंग, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये कटिंग्स हैं, इसमें हम
6 से 8 सेंटीमीटर का एक टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से, और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो मदर ब्लॉक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी आप कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग लेंगे, फिर से इसमें मदर ब्लॉक में स्प्राउटिंग हुआ, उससे फिर कटिंग लेंगे, इस तरह से आप इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं तो 3 से 4 रुपए एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपए प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका वो 20 से 25 रुपए 30 रुपए तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज की, गुलाब का जो सीजन होता है अक्टूबर के महीने में, जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय हम कटिंग लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का जो हार्ड है उसका स्टेम है, उससे कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के बाद हम उसको रेज बेड में लगा लेते हैं, और उसको जब स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करके उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है, और ये भी आप लाखों की संख्या में उत्पादन करके आराम से बेच सकते हैं, जिसकी डिमांड रहती है। उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वो रखेगी। चूरू के रतनगढ़ में पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड संख्या 10 के लोगों के तरफ से जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बताया कि करीब 50-60 घरों में पिछले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, वहीं समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। जोधपुर के बावड़ी में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बावड़ी डिस्कॉम कार्यालय सहायक अभियंता में से 92 में से 83 कर्मचारी हड़ताल पर, जिसमें एईएन, जेईएन, एआरओ, लीपिक तकनीकी कर्मचारी हड़ताल पर है। डिस्कॉम के कार्य को लेकर आने वाले उपभोक्ताओं को परेशानियों से जूझना पड़ा। दौसा की यूको बैंक की नांगल राजावतान शाखा में करोड़ों रुपए के गबन होने के मामले में नांगल राजावतान थाना पुलिस ने बैंक के कैशियर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कहा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में किसान भाइयों, सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत सी नर्सरी देखी होंगी, जहाँ पर रंग बिरंगे फूल, शोभाकारी पौधे, कई प्रकार के फलों के पौधे भी देखने को मिलते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है, आप इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय की खासियत ये है कि इसे कम लागत और कम जगह में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पौधों की नर्सरी के व्यवसाय के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह से। की पहचान और रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर HC यादव से। मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली छुआछूत से होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से हमारी बरसात के समय की सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी ब्लैक क्वार्टर, जिसको बीकू, शॉर्ट भाषा में बीकू, एवं हमारी स्थानीय भाषा में एक टंगिया रोग या लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। इस बीमारी में हमारे गौ भैंस वंशी पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भैंस वंशी पशुओं में ये बीमारी कम देखी गई है। गौ भैंस वंशी पशुओं में भी जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बछड़े एवं बछियाँ हैं हमारे, उन बछड़े और बछियों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है।
पशुपाल को इस बीमारी के लक्षणों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इस बीमारी में भी प्रथम स्टेज में बुखार की स्थिति बनती है। 2-3 घंटे बुखार के बाद पशु लंगड़ाने की स्थिति में आ जाता है। एक पैर, चारों पैरों में से किसी भी एक पैर से लंगड़ाने लगता है। आगे 5-6 घंटे बाद पशु के जिस पैर से लंगड़ाता है उस पैर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। हाथ से अगर हम दबाएं, सूजन 10 घंटे बाद अगर हो गए हैं, पशु को बीमार हुए, अगर हम उस सूजन को अपनी अंगुली से, हाथ से दबाएं तो उसमें चिर्र चिर्र की आवाज़ आने लगती है। पशु के पैर में, पुट्ठे में गैस बनने लगती है। खून में झाग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पशु में ये आवाज़ आने लगती है। पशु का पेट फूलने लगता है। पशु बैठने में असमर्थ हो जाता है। पशु लेट जाता है। लेटने की वजह से पशु का पेट फूलता है और 18 से 24 घंटे के समय होने पर पशु की मृत्यु होना पक्का हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं के उपचार का वही तरीका है, झुंड से उस पशु को अलग कर लें। गौशाला से उस अपने जानवरों के साथ उस पशु को ना रखें। उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। आपके निकट जो भी संस्था, शासकीय संस्था है, अगर आप अपने पशु को चिकित्सा संस्था तक ले जाने में समर्थ हैं तो वहाँ ले जाके तुरंत इलाज कराएं। अगर पशु जाने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को अपने घर पर बुलाएं एवं इस बीमारी का इलाज प्रथम स्टेज में अगर करवा लें तो आपके पशु को ठीक होने के चांस पूरी तरह से रहते हैं। अगर हम पशु का टीकाकरण करा लेते हैं तो हम पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। टीकाकरण भी हमें अपने पूरे पशुओं का नहीं कराना है। जो हमारे गौशाला में 6 माह से लेकर 3 साल तक के बछड़ा एवं बछियाँ हैं, उनका हम टीकाकरण हर हाल में करवा लें तो आप इस बीमारियों से, अपने पशुओं से को इन बीमारियों से बचा सकते हैं एवं अपने कृषि पशुपालन से अपनी आमदनी में किसी भी तरह का जो नुकसान हो जाता है, आर्थिक रूप से जो नुकसान हो जाता है, उससे बच सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिशनपुरा, जिला बूंदी के कृषक रोहन सिंह ने। ये धान की फसल में खैरा और सफेदा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रोहन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। धान का खैरा रोग, ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सफेदा रोग, ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892